दयारे टीपो में जो अहद आज से 33 साल कबल लिया गया था, उसकी तजदीद के लिए ये कारवान इत्तेहाद निकाल रही है। जुल्म बहुत दिन तक फलता नहीं है, जुल्म टूट जाता है और उसके बाद फिर इंसाफ पैदा होता है। इंशाअल्लाह इस सिलसिले को पूरे हिंदुस्तान में कारवान इत्तेहाद के नाम से दराज किया जाएगा कि ये कारवां इस मुल्क में मजमूई एतबार से नुमाइंदा कारवां है कि जो इस्लाम और मुसलमानों की लड़ाई इस मुल्क में लड़ने का अहद और आज़म करते हैं। ये उम्मत और हिंदुस्तान के मुसलमान अगर अज़्म और हौसला कशीद करना चाहते हैं तो इस आमाज का और इस दरगाह से बेहतर कोई जगह नहीं है। मैं बहैसियत मुसलमान इनफरादी सतह पर यह अहद करता हूँ टाइम्स में खुशामदीद। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कर्नाटका की राजधानी बेंगलोर में और ये तारीख़ी शहर है। मुल्क की मशहूर तंजीम ऑल इंडिया मिली कौंसिल के क़याम को 33 साल हो चुके हैं और 33 साल मुकम्मल होने पर बेंगलुरु में कारवान इत्तेहाद निकाला जा रहा है। बेंगलुरु से मैसूर तक, जहाँ शेर मैसूर टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह का मकबरा है, और ऑल इंडिया मिली कौंसिल के जितने लीडर्स, जितने अरकान और अहम तरीन ज़िम्मेदारान हैं, वो सभी इस वक्त मौजूद हैं कर्नाटक के हज भवन में, जहाँ मैं मौजूद हूँ। और यहाँ से पूरा कारवां जाने वाला है मैसूर के लिए। रवानगी की पूरी तैयारी है। मिशन क्या है, मैसेज क्या है, ऑल इंडिया मिली कौंसिल की तारीख़ क्या है, आइए इन तमाम चीज़ों को जानते हैं। 92 में यानी 1992 में ऑल इंडिया मिली कौंसिल कायम हुई और इसको कायम करने वालों में नुमाया नाम है काजी मुजाहिदुल इस्लाम कासिम रहमतुल्लाह अलैह का और डॉक्टर मंजूर आलम साहब का, और देश भर के अहम तरीन उलमा, अकाबरीन और दानिशवरान का। और ये जो सिलसिला है अभी तक जारी है। इस तंजीम का काम है मुसलमानों के ऊपर होने वाले जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना, मुसलमानों के बीच में तालीम के लिए अवेयरनेस पैदा करना, मुसलमानों के जितने मसाइल, जितने इशूज़ हैं, उन सब पर हुकूमत के साथ बराह रास्त लड़ना। आज ये कारवान इत्तेहाद यहाँ से निकलने के लिए तैयार है और इस पूरे कारवान इत्तेहाद को ऑर्गेनाइज़ किया है ऑल इंडिया मिली कौंसिल के असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी मौलाना सुलेमान ख़ान ने। मिली कौंसिल के वर्किंग प्रेसिडेंट मौलाना निसुर रहमान कासमी यहाँ मौजूद है, दूसरे ज़िम्मेदारान मौजूद हैं। मौलाना सुलेमान ख़ान साहब, क्या पैगाम है आज ये कारवां यहाँ से निकल रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह, आज से 33 साल कबल ऑल इंडिया मिली कौंसिल का क़याम इसी रियासत के शहर मैसूर में दयारे टीपो में अमल में आया था। हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाहि अलैह की जो तारीख़ है हमारे हिंदुस्तान में, आज़ादी के सिलसिले में जो सबसे पहले मुजाहिद आज़ादी कहे जाते हैं, और एक तरह से जो है मिल्लत इस्लामिया के लिए आज भी टीपू सुल्तान की शख्सियत जो है वो एक ताकत और क़ुव्वत का मुकाम रखती है। तो उसी सूरत हाल के पेश नज़र एक ऐसे मौके पर जब मुसलमानों के अंदर हौसले टूट रहे थे, मुसलमान जो है बिखर रहे थे और परेशान हाल थे, उस मौके पर मुल्क के तमाम अकाबिर उलमा इकराम, दानिशवरान, क़ाइदीन मिल्लत ने मिलकर ऑल इंडिया मिली कौंसिल का क़याम अमल में लाया था ताकि मिल्लत की सफ़ों में इत्तेहाद पैदा करें और एक हौसला और हिम्मत हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह की ताकत से हम हासिल कर सकें। इन 33 सालों में अल्हम्दुलिल्लाह ऑल इंडिया मिली कौंसिल इस मकसद को लेकर पूरे मुल्क में चल रही है और बहुत उम्दगी के साथ काम अंजाम दे रही है। इस मकसद को हासिल करने की भरपूर कोशिश हो रही है और उसके बहुत अच्छे असरात भी हम इस वक्त जो है हमारे मुल्क में देख रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, आज 33 साल मुकम्मल हुए हैं तो ऑल इंडिया मिली कौंसिल ने इस पैगाम को दोबारा
पूरी शिद्दत के साथ कौम के सामने पेश करने के लिए। और दयार टीपो में जो अहद आज से 33 साल कबल लिया गया था, उसकी तजदीद के लिए ये कारवान इत्तेहाद निकाल रही है। और पूरे मुल्क से आज भी अल्हम्दुलिल्लाह अकाबिर उलमा इकराम, दानिश्वरान कौम और क़ाइदीन मिल्लत जमा हुए हैं इस शहर में, और यहाँ कारवान की शक्ल में जा रहे हैं। इंशाअल्लाह यहाँ से अभी निकलेंगे तो श्रीरंगपट्टन पहुँचेंगे, नमाज जुमा वहाँ अदा करेंगे। जुमा के बाद जो है दयार टीपू में खड़े होकर तजदीद अहद किया जाएगा और एक नए जोश और जज्बे के साथ जो है मिल्लत के दरमियान इत्तेहाद के पैगाम को पहुँचाने की कोशिश होगी। तो बहुत शुक्रिया मौलाना सुलेमान साहब ने पूरी जानकारी दी। शेर मैसूर टिपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह, जिनका तारीख़ में सबसे ज़्यादा तस्करा मिलता है। आज़ादी की सबसे पहली जंग अगर किसी ने लड़ी तो शेर मैसूर टिपू सुल्तान थे, और उनका जो इलाक़ा था, जिस ख़ित्ता में उनकी सल्तनत थी, ये वही इलाक़ा और ख़ित्ता है जहाँ इस वक्त हम सब लोग खड़े हुए हैं। बेंगलोर, मैसूर, उधर चेन्नई तक उनकी हुकूमत का दायरा फैला हुआ था। मौलाना अब्दुल अलीम भटकली साहब दामत बरकातुहू मौजूद हैं, बड़े मारूफ आलिम दीन हैं और ऑल इंडिया मिल्ली कौंसिल के नायब कौमी सदर हैं। हज़रत, क्या पैगाम इस मरतबा देना है? उस पैगाम जो हमारा शुरू दिन से है वही पैगाम है कि हम सब मुत्तहिद हो जाएं, हम सब मिल जाएं और कोई तफरीक ना हो, तमाम कोई मसलक वगैरह को न देखे बगैर हम एक इत्तेहाद के साथ, इत्तेफाक के साथ और अपने हुकूक़ को तलब करते हुए, हुकूक़ को लेते हुए हम आगे बढ़ें। आपको लगता है कि जो मौजूदा हुकूमत है भारत की, मुसलमानों पर जुल्म कर रही है, मुसलमानों को मुत्तहिद होने की ज़रूरत है? अभी कितने दिन करेगी? जुल्म बहुत दिन तक फलता नहीं है। जुल्म टूट जाता है और उसके बाद फिर माशाअल्लाह इंसाफ पैदा होता है। ये हुकूमत अल्लाह ताला इसको समझ अता फरमाए, आज नहीं कल इसको अल्लाह ताला समझ दे। हम इसके लिए दुआ करेंगे कि ये हुकूमत ऐसी कायम हो कि पूरे हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में इंशाअल्लाह इसका बोलबाला हो। जी बिल्कुल। और भी लोग हैं, ज़रा सा मैं उनसे बातचीत करता हूँ। और गाड़ियों में लोग बैठ चुके हैं यहाँ से निकलने के लिए, जाने के लिए, और कारवान इत्तेहाद पूरी तैयारी कर चुका है। इधर मुअनिस रहमान कासमी साहब हैं। ऑल इंडिया मिल्ली कौंसिल का जो आगाज़ हुआ था कारवां के ज़रिए, दोबारा एक कारवां निकल रहा है, मकसद क्या है इसका? देखिए, इस वक्त ज़रूरत है पूरे मुल्क में इत्तेहाद की, एक ऐसा इत्तेहाद जो मुख्तलिफ़ कौमों के दरमियान भी हो और मुसलमानों के दरमियान में भी दीनी उख़ुव्वत वाला इत्तेहाद मज़बूत होना चाहिए। चाहे मसलक कोई भी हो, मशरब कोई भी हो, लेकिन एक कलमे की बुनियाद पर सारे लोगों को मिल्लत के उमूमी और बुनियादी कामों में एकजुट रहना है। क्योंकि मिल्ली कौंसिल की तासीस का कारवां जो है मैसूर ही से चला था, और इस वक्त ज़रूरत है कि उसी तारीख़ को याद दिलाने की, ख़ास तौर पर 1992 के नवंबर के आखिर में जो इसकी तश्कील हुई थी, और उस वक्त की जो अहम शख्सियात थीं, हज़रत मौलाना क़ाज़ी मुजाहिद इस्लाम साहब और हज़रत मौलाना अब्दुल्ला मुग़ीसी साहब, सुलेमान सेठ साहब, हमारे डॉक्टर मोहम्मद मंजूर आलम साहब, तो वो लोग जो है उनमें से जो कारवां के पुराने फाउंडर गुज़र चुके और जो बाकी हैं, उनकी ख्वाहिश है कि इस कारवां को मज़बूत किया जाए और पूरे मुल्क में ये कारवां इसी तरह चलाया जाए। तो इंशाअल्लाह ये शुरुआत यहाँ से हो रही है और हम लोग पूरे मुल्क में, जैसे अभी बेंगलोर से मैसूर, तो मुल्क के दूसरे इलाकों में भी ये कारवां जाएगा इंशाअल्लाह। हम लोग वो कारवां जो है निकालेंगे जिसमें मिल्लत के और इस मुल्क के तमाम मसाइल का हल भी होगा और लोगों को सही रहनुमाई भी दी जाएगी। ऑल इंडिया मिल्ली कौंसिल के बहुत ही पुराने रुकन और फ़ाल लीडर हैं मौलाना शाहिद नासिर हनफी, मुंबई में रहते हैं और लंबे अरसे के बाद मिल्ली कौंसिल के किसी प्रोग्राम में नज़र आ रहे हैं। नहीं भाई, लंबे अरसे के पास नहीं, मुसलसल ऑल इंडिया मिल्ली कौंसिल से जुड़ा हुआ हूँ। ऑल इंडिया मिल्ली कौंसिल का मिशन और मकसद क्या है इस मरतबा इस कारवां के निकालने का? ऑल इंडिया मिल्ली कौंसिल के मकासद और अहदाफ में उम्मत मुस्लिमा का इत्तेहाद अव्वलीन हदफ था। मौलाना क़ाज़ी मुजाहिदुल इस्लाम साहब रहमतुल्लाह अलैह ने अपने रफ़ाक़ा के साथ इसी कर्नाटक के स्टेट से, बिलखुसूस मैसूर से, उन्होंने कारवान इत्तेहाद का आगाज़ किया था और उनका मकसद ये था कि पूरी उम्मत कलमा तैयबा की बुनियाद पर बाहम मुत्तहिद होकर के अपने मसाइल को हल भी करे और इत्तेहाद इत्तेफाक के साथ अपनी मुआशरती ज़िंदगी को गुजारे भी।
चुनांचे उसी की तजदीद करने के लिए आज फिर ऑल इंडिया मिली कौंसिल श्रीरंगापट्टनम में हम लोग अपना कारवां लेकर के जा रहे हैं और इंशाअल्लाह इस सिलसिले को पूरे हिंदुस्तान में कारवान इत्तेहाद के नाम से दराज किया जाएगा इंशाअल्लाह। तो कारवान इत्तेहाद का आगाज़ हो रहा है बेंगलोर से मैसूर तक के लिए दियार टीपू सुल्तान से, और ऑल इंडिया मिली कौंसिल के ज़िम्मेदारों का कहना है कि सिर्फ कर्नाटक में नहीं बल्कि हिंदुस्तान के हर एक शहर में कारवान इत्तेहाद निकलेगा और मुसलमानों के मसाइल पर गुफ्तगू होगी। मुसलमानों के लिए ऑल इंडिया मिली कौंसिल हर तरह की कुर्बानी देने को तैयार है। तब ये काफ़िला यहाँ से निकलने को तैयार है। इस काफ़िले का मैं भी हिस्सा हूँ और मैं भी इस काफ़िले के साथ चल रहा हूँ मैसूर, शहर मैसूर टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह के दियार तक, और वहाँ से आपको दिखाएंगे किस तरह ये काफ़िला जा रहा है। और मुल्क के मौजूदा जो हालात हैं उसको एक जुमले में बयान किया। हम उन्हीं संगीन हालात के दरमियान आपकी क़यादत के लिए नहीं, रहनुमाई के लिए नहीं, लीडरशिप के लिए नहीं, बल्कि खिदमत के लिए हाज़िर हुए हैं। और ख़िदमत अगर आप समझ ले तो सिर्फ़ एक जुमले में हम जैसे खादिमों की बात, जो मिली कौंसिल के पहले दिन से खादिम है, वो ये है कि हमारा काम चौकीदार का काम है। हम खटखटाते हैं जैसे चौकीदार रात को खटखटाता है कि लोगों होशियार रहो और होशियार हो जाओ। अगर तुम होशियार नहीं रहोगे और होशियार नहीं होगे तो मौजूदा हालात और आने वाला वक्त तुम्हारा साथ नहीं देगा। तुम किस वक्त का इंतज़ार कर रहे हो? हम सिर्फ इतनी बात कहने के लिए आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं। ख़ास मौका ये है कि ये फाउंडेशन डे है यौम तासीस है ऑल इंडिया मिली कौंसिल का, और ऑल इंडिया मिली कौंसिल ने अपने 33 साल की उम्र में बड़े काम अंजाम दिए। बड़ी बड़ी मुहिम उसने चलाई, तहरीकें चलाई। कई मसलों में जिसकी तफसील बयान करने का मौका नहीं है, उसमें कामयाबी भी हासिल की उसने। मिली कौंसिल के दो लोग बिलखुसूस हज़रत मौलाना मुजाहिदुल इस्लाम साहब और मुफक्किर कौम डॉक्टर मोहम्मद मंजूर आलम साहब मुखलिस मिल्लत, इन दोनों हजरात ने मुल्क से चुन चुन कर और मुंतखब करके बासलाहियत अफराद को जमा किया और जमा करने के बाद ये कारवां बनाया। इस कारवां की खुसूसियत ये है, जिसको मैं वाज़े करना ज़रूरी समझता हूँ, कि ये किसी मसलक का कारवां नहीं है, ये किसी ख़ास मकतब फ़िक्र के लोगों का कारवां नहीं है, ये ख़ास किसी जमात का कारवां नहीं है, ये ख़ास किसी इदारे से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों का कारवां नहीं है, बल्कि ये कारवां इस मुल्क में मजमूई एतबार से कलिमे तौहीद पर यकीन रखने वाले उन तमाम मुसलमानों का नुमाइंदा कारवां है कि जो इस्लाम और मुसलमानों की लड़ाई इस मुल्क में लड़ने का अहद और आज़म करते हैं। तमाम लोगों को जमा किया और अल्हम्दुलिल्लाह मसालिक और मकातिब से ऊपर उठकर ये कारवां आगे बढ़ा, और आज इसकी उम्र 33 साल हो गई है। मैं आपसे 2-3 बात कह के अपनी बात को ख़त्म करूँगा कि मेरे अज़ीज़ों, एक सवाल खड़ा होता है कि मुल्क में हर नया तुलू होने वाला सूरज नए मसाइल के साथ तुलू होता है। आखिर ये तंजीमें, ये जमातें करती क्या है? ये एक सवाल है नौजवानों के जहनों में। मेरे अजीज़ों, आपको मालूम नहीं है, ये मुल्क डेमोक्रेटिक सिस्टम से चलता है। यहाँ जमहूरियत है, यहाँ सेकुलर आईन की बालादस्ती होनी चाहिए, कानून का निज़ाम यहाँ कायम होना चाहिए। सबसे बड़ा काम तंजीमों का ये है, जिसको आप महसूस नहीं करते हो, वो ये है कि आपकी तंजीमें हुकूमत और आपके दरमियान एक ज़बरदस्त पुल का काम करती है। पॉलिटिकल लोग जो जमातों से वाबस्ता होते हैं, उनकी पॉलिटिकल जमात की अपनी लाइन होती है। बाज़ वो बातें कि जब तक जमात की लाइन से हटकर कही जाने वाली हैं, वो बातें अपनी सियासी पार्टी की लाइन से हटकर नहीं कह सकते। वो बातें हम कहते हैं, वो बातें तंजीमें कहती हैं, वो सवाल हम उठाते हैं, वो क्वेश्चन हम रेस करते हैं, वो चार्टर ऑफ डिमांड हम लेकर आते हैं कि कहाँ कमी हो रही है,
کہاں نقصان ہو رہا ہے، کہاں ہمارے حقوق تلف کیے جا رہے ہیں، وہ کون سوال ریز کرتا ہے؟ یہی تنظیمیں ریز کرتی ہیں۔ لہذا یہ سمجھنا کہ تنظیموں کا کوئی کام نہیں ہے، نوجوانوں بالخصوص، چونکہ یہاں نوجوانوں کی تعداد مجھ کو ابھی کم نظر آ رہی ہے، کہیں ملیں گے کسی جلسے میں اگر یہاں کانفرنس ہوگی تو میں ان تک یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں کہ تنظیموں پر آپ کا اعتماد، آپ کا یقین یہ ہونا چاہیے۔ کون اٹھا رہا ہے اس ملک میں وقف کا مسئلہ؟ کون اٹھا رہا ہے اس ملک میں SIR کا مسئلہ؟ کون بزرگ اور علماء اور اکابرین ہیں جو رمضان کے مہینے میں جنتر منتر پر دھرنا دے کر آپ کی آواز کو اس ملک میں بلند کرتے ہیں؟ کون لوگ ہیں وہ؟ یہی رضاکار لوگ ہیں، یہی وہ لوگ ہیں کہ جن پر آپ کا اعتماد کبھی کبھی ڈگمگاتا ہوا نظر آتا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس ملک میں اس وقت کسی کاررواں کو لے کر کے چلنا آسان بات ہے؟ آسان بات ہے؟ یکجہتی اور اتحاد کی بات کرنا جہاں جرم سمجھا جاتا ہو، جہاں وہ بھی مسلمانوں کا کاررواں لے کر کے نکلنا کتنا مشکل کام ہے۔ لیکن الحمدللہ قیادت کو آپ کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عزم اور حوصلہ عطا فرمایا ہے، اور ہم یہ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ ہماری ذمہ داری خادمانہ اور چوکیدار کی حیثیت سے آپ کو جگانا، آپ کے فیوریبل حالات میں اس وقت ہماری ذمہ داری نہیں ہوتی ہے جتنی ذمہ داری ہماری نامساعد اور ناسازگار حالات میں آپ کو جگانا ہوتی ہے۔ آلہ و صحبہ اجمعین۔ محترم حضرات، حقیقت یہی ہے کہ یہ سرزمین عقیدت کی ہے، یہاں عزم اور ہمت کو مزید توانائی ملتی ہے، اور دنیا میں ہمیشہ ایسے ہی قومیں اور وہی افراد آگے بڑھتے ہیں جن میں عزم اور ہمت مضبوط ہوتی ہے، انہیں ڈر اور خوف دنیا کا نہیں ہوتا۔ آج بھی اس کی ضرورت ہے کہ حق بات کہنے کے لیے، حق والے کام کو کرنے کے لیے ایک عزیمت کے ساتھ، ایک ہمت کے ساتھ، بغیر کسی ڈر اور خوف کے ہم لوگ آگے بڑھیں۔ دنیا میں ہمیشہ ہی ایسا ہوتا رہا ہے، صرف تعداد سے کام نہیں چلتا ہے، ہمیشہ دنیا میں ایسے ہی افراد آگے بڑھتے ہیں جو ہمت کے پہاڑ ہوتے ہیں، عزیمت کے وہ مینارے ہوتے ہیں، انہیں ڈر اور خوف نہیں ہوتا ہے، حکمت اور تدبر کے ساتھ، تسلسل کے ساتھ وہ اپنا کام کرتے ہیں۔ ملی کونسل نے جس وقت اس کی تاسیس یہاں میسور سے ہوئی تھی، 28-29 نومبر 1992 کو، اس وقت بھی ملک کے حالات بہت ہی دگرگوں تھے۔ شمالی ہند میں کہ اکثر صوبوں میں حالات انتہائی ناگفتہ میں تھے، لیکن آپ سب نے، آپ کے بزرگوں نے جس ہمت کے ساتھ اس طوفان کا مقابلہ کیا، آج 33 سال گزرنے کے بعد بھی یہ ملت اپنے پاؤں پر نہ صرف کھڑی ہے بلکہ آگے بڑھ رہی ہے، تعلیم میں آگے بڑھ رہی ہے، عمل میں آگے بڑھ رہی ہے، تجارت میں آگے بڑھ رہی ہے، اپنی اصلاح میں آگے بڑھ رہی ہے، ملک کی تعمیر اور ترقی میں آگے بڑھ رہی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ 33 سالوں میں کتنے ہی اس ملک کو بنانے کے لیے ہمارے نوجوان آگے آئے، اس ملک کو کی معیشت کو مزید توانائی بخشنے کے لیے وہ آگے آئے، اور اس ملک کی معیشت ہم تو تمنا کرتے ہیں کہ ہم لوگ پھر وہ کیفیت لے کے آئیں جو آج سے 300 سال پہلے عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں اس ملک کی معیشت کا حال تھا۔ پوری دنیا میں آج جو امریکہ کی حالت ہے معیشت کی مضبوطی کا کہ 26-27% GDP اس کے پاس ہے، ایک زمانہ تھا
کہ ہندوستان کی وہی حالت تھی، اور یہ ہم نہیں، اس ملک کے جتنے بھی ماہرین معیشت ہیں یا دنیا کے ماہرین معیشت ہیں، وہ سب اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ ہندوستان کی اس وقت کی حالت ساری دنیا میں 25% GDP والے ملک کی تھی۔ اور بہت کم ایک شخصیت میں اور خاص طور پر کسی حکمراں میں اتنی خوبیاں بیک وقت جمع ہوتی ہیں۔ یہاں جو میرے نوجوان ہیں ان کو یہ بتانا چاہوں گا کہ آپ میں سے کتنے ہیں جنہوں نے 17 سال کی عمر کو کراس کر لیا ہے، لیکن آپ کو ٹیپو سلطان شہید کی زندگی کا وہ صفحہ میں یاد دلانا چاہتا ہوں کہ جب ٹیپو سلطان نے 17 سال کی عمر میں ایک گھوڑ سوار فوجی دستے کی کمان اپنے ہاتھ میں سنبھالی اور انگریزوں کے خلاف میدان جنگ میں اتر آئے۔ ہم میں عصری تعلیم یافتہ لوگ موجود ہیں، لیکن کتنے لوگ ہیں جو 7 زبانی کا دعویٰ کر سکے؟ ٹیپو سلطان شہید عربی زبان، فارسی، اردو، انگریزی، فرانسیسی، ان کے علاوہ تیلگو و کنڑ ان زبانوں کے ماہر تھے۔ یہاں اہل اللہ موجود ہیں، لیکن ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جن کو قرآن مجید سے عشق ہو اور اپنی زندگی کا ہر صفحہ وہ قرآن مجید سے کھولتے ہوں اور اس کا آغاز کرتے ہوں؟ یہ ساری خوبیاں سلطان ٹیپو شہید رحمہ اللہ کے اندر جمع تھی۔ تو میرے خیال میں یہ امت اور ہندوستان کے مسلمان اگر عزم اور حوصلہ کشید کرنا چاہتے ہیں، اگر ہمت اور جمع مردی کے لیے کوئی نمونہ تلاش کرنا چاہتے ہیں، پامردی اور مستقبل کی منصوبہ بندی کے لیے کوئی لائحہ عمل بنانا چاہتے ہیں، تو اس آماج گاہ اور اس درگاہ سے بہتر کوئی جگہ نہیں ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اما بعد، میں بحیثیت مسلمان انفرادی سطح پر یہ عہد کرتا ہوں کہ اس ملک میں اسلام، ایمان اور توحید کے ساتھ زندگی گزاروں گا۔ میں یہ عہد کرتا ہوں کہ کفر و شرک اور الحاد و ارتداد سے اپنے دامن کو، اپنے خاندان کو اور پورے سماج کو بچانے کی پوری کوشش کروں گا۔ میں یہ عہد کرتا ہوں کہ اپنے قول و فعل، اپنے عمل سے امت کے اتحاد کو مضبوط سے مضبوط تر کروں گا۔ میں یہ عہد کرتا ہوں کہ ہر وہ قول اور فعل اور عمل جس سے امت کی صفوں میں دراڑ پیدا ہو، اختلاف اور انتشار پیدا ہو، اس سے 100% گریز کروں گا۔ میں یہ عہد کرتا ہوں امت کی تعمیر و ترقی اور ہمہ جہت فلاح و بہبود کے لیے اپنی زندگی کو صرف کروں گا۔ میں یہ عہد کرتا ہوں اس ملک کی ایکتا، اتحاد، قومی یکجہتی اور تنوع کے بقا کے لیے ہر طرح کی ممکن کوشش کروں گا۔ میں اس ملک کے دستور میں دیے گئے بنیادی انسانی حقوق اور اقلیتوں کے حقوق، ان سب کے تحفظ کے لیے آئینی، دستوری دائرے میں رہتے ہوئے ہمیشہ ان کی حفاظت کے لیے کوشاں رہوں گا۔
ऑल इंडिया मिल्ली कौंसिल देश की चंद अहम बड़ी तंजीमों और ऑर्गेनाइजेशन में से एक है, जिसका क़याम 1992 में अमल में आया था। जमीयत उलमा हिंद, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस मशावरत, जमात इस्लामी हिंद या मरकज़ी जमीयत अहले हदीस, ये सब देश की चंद अहम और बड़ी तंजीमें हैं, जिनमें से एक है ऑल इंडिया मिल्ली कौंसिल। इस कौंसिल का जब क़याम अमल में आया तो इसके फाउंडर ख़ास तौर पर गाज़ी मुजाहिदुल इस्लाम कासिमी रहमतुल्लाह अलैह और दूसरे फाउंडर डॉक्टर मंजूर आलम साहब जो अभी भी बाक़ायद हयात है, और उनके तमाम कारवाने, उनके तमाम बुज़ुर्गों ने इसी शेर मैसूर टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर आकर एक अहद लिया और देश के मुसलमानों के लिए काम करने का फ़ैसला किया। इस तंज़ीम को 33 साल हो चुके हैं और 28-29 नवंबर 2025 में 33वां फाउंडेशन डे मनाया जा रहा है। 33 साल मुकम्मल होने की मुनासबत से एक मरतबा फिर ऑल इंडिया मिल्ली कौंसिल के जितने देश भर के सीनियर रहनुमा, ज़िम्मेदारान और अरकान हैं, उन सब ने एक कारवान इत्तेहाद निकाला बेंगलोर से मैसूर तक, फिर मैसूर से बेंगलोर ये कारवां वापस जाएगा। और इन सब ने अहद लिया है कि जो 1992 में काज़ी मुजाहिदुल इस्लाम कासिमी और डॉक्टर मंजूर आलम ने अहद लिया था, उस अहद के मुताबिक काम करना है, देश के मुसलमानों के बीच में अवेयरनेस फैलाना है। जिस तरह आज हिंदुस्तान के मुसलमानों के साथ सौतेला रवैया अपनाया जा रहा है, मुसलमानों को जगह जगह परेशान किया जा रहा है, मसाइल की लंबी फहरिस्त है, तो उन तमाम मसाइल को सामने रखते हुए हुकूमत वक्त की आँखों में आँखें डालकर बात करने का अहद व पैमान लिया है। ये पूरी रिपोर्ट मैंने आपको बताई है, ऑल इंडिया मिल्ली कौंसिल की तारीख़, इसके अहम कारनामे और इसकी पूरी दास्तान के बारे में फिर कभी गुफ्तगू होगी। मुझे दीजिए इजाज़त। मैं इस वक्त मौजूद हूँ शेर मैसूर टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के दरबार में, उनके मकबरा में, और ये पीछे उनका मकबरा, इधर ये मस्जिद है जिसको मस्जिद अक्सा कहा जाता है। इधर ख़वातीन के लिए भी यहाँ जुमा की नमाज़ होती है, इधर यहाँ लंगर भी लगता है और मुख्तलिफ़ ज़ात, मज़हब, कल्चर, तहज़ीब और इलाक़ा से ताल्लुक़ रखने वाले लोग यहाँ आते हैं, फ़ातिहा पढ़ते हैं, अक़ीदत व मोहब्बत का इजहार करते हैं। शेर मैसूर टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह सिर्फ़ मैसूर के शेर नहीं बल्कि शेर हिंद कहलाते हैं, क्योंकि उन्होंने अंग्रेज़ों के साथ जंग लड़ते हुए अपनी जान का नजराना पेश किया था। 1917 में उनकी शहादत हो गई, लेकिन उनकी तारीख़, उनका किरदार, उनका कंट्रीब्यूशन आज भी बाक़ी है और अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ आज़ादी की सबसे पहली जंग उन्होंने ही लड़ी थी। अब देखना यह है कि यहाँ पर आकर जिन बुज़ुर्गों ने, जिन उलमा ने, जिन लीडर्स ने, दानिशवरान ने अहद लिया है, वो अपने अहद व पैमान पर कितना बाक़ी रखते हैं।